नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज मैं आपके बीच में हाजिर हूँ प्रश्नावली 5.2 के जो क्वेश्चंस हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। प्रश्न संख्या 3 तक पिछले वीडियोज़ में बात हो चुकी है। आज हम प्रश्न संख्या 4 से बात करने वाले हैं। देखिएगा कि समांतर श्रेणी जो है इतनी आसान है, इतनी आसान है, इतनी आसान है क्योंकि हमने इसको आसान बना दिया है कि यदि आपने इन वीडियोज़ को अच्छे से देखा तो आपको समांतर श्रेणी आनी ही होगी। समांतर श्रेणी आपको आएगी, पक्का आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 से हम बात करते हैं। आपका प्रश्न संख्या 4 ये है, एपी समांतर श्रेणी है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। इसमें हमें समझना ये है कि इस AP से अपने को दो चीज़ें मिल जाएंगी, A भी मिल जाएगा, D भी मिल जाएगा। तो A का मान तो 3 है, जो प्रथम पद है वो A है। अब अपन D का मान निकालते हैं तो D का फॉर्मूला होता है A2 - A1। A2 का मतलब दूसरा पद माइनस A1, ये A1 है। सरल करेंगे 5। अब ये देखना है कि यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द आ रहा है, हालांकि ये मेरा बताया हुआ है। कौन सा शब्द या इसके स्थान पर कभी कभी कोई पद, ऐसा भी आपको मिल सकता है। जब भी आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाए, कौन सा पद या कोई पद, इसका मतलब यहाँ सामने दी गई संख्या हमेशा an का मान होगा। किसका मान होगा? an का। तो ये हो गया an बराबर 78। जब आपके पास में an है तो आप an का ही जो सिंपल वाला फॉर्मूला था a + n - 1 × d लिखेंगे और इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ो और प्रश्न संख्या 4 जो है उसका शानदार रिजल्ट प्राप्त करो। देखिए सबसे पहले यहीं से देखना है क्या आपके पास में an का मान है क्या। तो यहाँ आप जब देखो पता चलेगा कि an का मान 78 है। तो यहाँ तो लिखो 78 बराबर a का मान ये रहा 3 प्लस n का मान यहाँ कहीं पे भी नहीं है तो n है नहीं, गुणा d का मान है 5। यहाँ किसका मान निकाल रहे हैं हम? n का, क्योंकि इस समीकरण में यहाँ तक देखेंगे तो आपको एक ही राशि ऐसी मिलेगी जो अज्ञात है, जिसका मान हमारे पास में नहीं है, उसी का मान निकलेगा। जब भी n का मान निकालते हो तो यहाँ जो संख्या उसका इधर पक्षांतरण कर दिया करो। 78 - 3 इधर है हमारे पास में n - 1 गुणा 5। 78 में से 3 घटेगा, 75 बचेगा। अब इसको तो हमने सरल कर लिया। यहाँ गुणा में जो संख्या है उसको जब इधर हटाएंगे यहाँ से तो वो यहाँ बटे में आ जाएगी। तो इस गुणा में जो संख्या 5 थी उसको मैंने यहाँ लिख दिया तो आगे ये हट जाएगा n - 1। 75 में 5 का भाग लगाएंगे तो 15 आएगा। कितना आएगा? 15। और ये n - 1 पहले से था ही, हमें n का मान निकालना है तो इधर जो -1 है इसका भी इधर पक्षांतरण कर दो तो आगे क्या होगा? 15 पहले से था, जब ये -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +1 बराबर n। तो ये हो गया 16। 16 बराबर n। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि n का मान 16 है। प्रश्न में पूछा क्या गया था? कौन सा पद 78 है? तो n का मान 16 आ गया, ये 16वां पद हो गया। तो हम लिख सकते हैं अतः 16वां पद 78 है। कौन सा पद 78 है? 16वां पद 78 है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 4 है, कंप्लीट हुआ। संख्या 4 के बाद में प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? नीचे अपने को 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर समांतर श्रेणी दी गई है। पूछा क्या गया है? कितने पद। कितने पद का मतलब n का मान क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए जैसे पहले पॉइंट की हम बात करें तो पहले पॉइंट क्या, जो आपको AP दी गई है, यहाँ से अपने को क्या क्या मिलेगा?
ए का मान मिल जाएगा, ए का मान कितना होगा 7। इसके बाद डी का मान, डी का सूत्र होता है A2 माइनस A1, A2 का मतलब दूसरा पद माइनस A1 का मतलब पहला पद। 13 में से 7 घटाएंगे 6। और ये जो लास्ट वाला जो ये पद है, किसी भी एपी में लास्ट में लिखा गया जो पद होता है वो अंतिम पद होता है, जिसको हम लिखते हैं AN। तो AN का मान हो गया 205। प्रश्न में पहले ही बता दिया था मैंने कि हमसे पूछा गया कितने पद है, किसका मान पूछा जा रहा है N का, कि N का मान क्या होगा। तो देखिए AN का मान हमारे पास में है, इसलिए हम AN का फॉर्मूला ही लगाएंगे। और AN का एक ऐसा फॉर्मूला हम लोगों ने पहले वाले प्रश्न में भी काम में लिया था। ठीक ऐसे ही इसको आगे बढ़ाएंगे। तो चेक करो पहले कि हमारे पास में किस किस का मान है। देखिए AN का मान है 7, सही है क्या? नहीं, AN यहाँ पर है, तो AN का मान ये रहा, तो लिख दो 205 बराबर A का मान ये 7 प्लस N का मान तो ज्ञात करना था, N तो है ही नहीं, -1 गुणा D का मान यहाँ 6 है, D का मान हमने निकाला था 6। यहाँ से हमें N का मान निकालना है। आपको याद हो गया होगा कि जब भी N का मान निकाला जाएगा तो पहले यहाँ जो संख्या इसका इधर पक्षांतरण करेंगे। तो 205 माइनस 7, इधर क्या बच गया N-1 गुणा 6। 205 में से 7 घटेगा तो 198 बराबर N-1 गुणा 6। अब अगली जो स्टेप है उसमें क्या करना है कि यहाँ जो संख्या गुणा में आ रही है उसको यहाँ से हटा करके इसके बटे में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 198/6 बराबर इधर हो गया N-1। ये 6 जो गुणा में था वो इस संख्या के बटे में आ गया। 6 का भाग जब यहाँ लगाएंगे तो 33 आएगा। कितना आएगा? 33 बराबर N-1। ये आपका N-1 -1, इसको भी इधर पक्षांतरण करके इधर लेके आ जाओ 33 की तरफ। तो ये 33 + 1 बराबर N, ये 34 हो जाएगा। तो यहाँ से पता चल गया N का मान 34। और यही आपके पहले पॉइंट के लिए हमें काम करना था। सेकंड पॉइंट की यदि अपन बात करें यहाँ पर, तो सेकंड पॉइंट में भी आप देखेंगे कि ये सब चीज़ें ऐसे ही मिलेंगी और ऐसे ही अपने को काम करना है। तो यहाँ सेकंड पॉइंट के लिए देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, केवल कैलकुलेशन करना हम लोगों को सीखना है। तो जिसको पहला पॉइंट आ रहा है उसको सेकंड पॉइंट भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेम ही है। थोड़ा ध्यान यहाँ रखना है कि सेकंड पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो इसके अनुसार यहाँ A का मान 18 है, D का मान निकालेंगे तो A2 ये है। इस A2 को आप लिखेंगे 15 सही 1/2 माइनस फिर A1, ये पहला पद 18 है। पहले इस मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो, तो 15 को 2 से गुणा करेंगे 30 और ये 31 31/2 माइनस 18 है। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो इसके बटे में 2 आ रहा है, यहाँ कुछ है नहीं तो इसका एलसीएम 2 ही आएगा। एक बात याद रखना, जितना एलसीएम है यदि आपके हर में भी वही संख्या है तो ऊपर वाली संख्या को अपन ऐसा कैसा ही लिखते हैं। इसके बटे में कुछ है नहीं तो ये 2 यहाँ गुणा हो जाएगा 36। 31 में से 36 घटेगा तो -5 बचेगा और बटे में 2 है तो 2 आएगा। तो ये D का मान हो गया। और आपको पता है कि ये जो -47 है वो किसका मान है? AN का। ठीक है, तो AN का मान है -47, N का मान अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ से वैसे ही स्टार्ट करो। देखो AN का मान -47 बराबर A का मान 18 प्लस N-1 गुणा D का मान -5/2 है तो
तो यहाँ लिख दो -5/2। अगली स्टेप पे क्या होगा कि ये जो 18 है ये इधर आ जाएगा पक्षांतरण होकर के, इधर बचेगा n-1 गुणा -5/2। इसको फिर सरल करेंगे तो ये दोनों माइनस के हैं, एक जैसे निशान है। जब दोनों का एक जैसा निशान होता है तो जुड़ जाता है, तो इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 65। दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, माइनस का 65 बन जाएगा। यहाँ जो गुणा में संख्या आ रही है यहाँ, उस संख्या को हम इसके बटे में लिख देंगे -5/2। इधर हमारे पास में n-1 बच गया। आपको पता है कि ये माइनस से कटेगा। और आगे देखिए अपने ये जो बटे का चिन्ह मैंने लगा रखा, ये बड़ा बटा है, इसके ऊपर जो लिखा गया है उसको तो लिखेंगे ऐसा कैसा। लेकिन यदि बड़े बटे के नीचे फिर भी कोई भिन्न आ जाती है बटे में, तो नीचे वाले भिन्न को यहाँ गुणा का चिन्ह लगा के उलट दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है। 5/2 को हम यहाँ 2/5 लिख देते हैं, ऐसे सरल होगा ये। इधर देखो n-1 है, ये n-1 5 का भाग यहाँ जाता है, 5 × 5 5 × 15 13 बार चला जाएगा, तो 5 यहाँ कट जाएगा। 13 को 2 से गुणा कर देंगे 26। इधर ये जो -1 है इसका इधर पक्षांतरण कर देना, तो वो +1 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 27, तो n का मान आ जाएगा 27। ये है आपका प्रश्न संख्या 5। अब हम प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, इसमें क्या दिया गया है उसको एक बार देखते हैं। प्रश्न को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न समझोगे तो उत्तर तो आने वाला है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। अभी भी जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि समांतर श्रेणी में तकलीफ हो सकती है, वो हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं उनको स्टार्ट से लेकर के एंड तक बिना स्किप किए यदि देखता है तो मुझे लगता है कि उसको दिक्कत नहीं आएगी। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 में है, क्या AP 11 8 5 2 ... का एक पद -150 है। पहले तो ये पूछा है क्या, तो हम चेक करेंगे है या नहीं है। अब यदि है तो भी बताना है क्यों है, यदि नहीं है तो भी बताना है क्यों है। तो देखिए यहाँ जो AP आपको दी गई है, इसमें पहला पद A और D का मान निकालेंगे तो सूत्र यही रहेगा। A2 8 है, A1 11 है, तो 8 में से 11 घटाएंगे तो -3 आएगा। आपको ध्यान होगा ये एक नया शब्द और आ गया है। यदि आपको पता हो तो मैंने बताया था कौन सा पद या कोई पद। ये जो तीनों नाम आप देख रहे हैं, इन तीनों शब्दों के आगे जो भी संख्या आएगी वो होगा AN। उसको हम क्या मान के चलेंगे, AN मान के चलेंगे। तो ये AN का मान हो गया। यहाँ हमें N का मान पता करना है और N के मान से हमें पता चल जाएगा, जो हम N का मान निकालेंगे वहाँ से ये पता चलेगा कि इस AP का कौन सा पद ये है। अब है या नहीं है चेक करेंगे, क्यों नहीं है देखो आगे। सबसे पहले चेक करो क्या AN का मान आपके पास में है क्या। AN को अपन -150 लिखा है। A का मान 11 प्लस N है नहीं, D का मान -3 है, ये लो -3। तो इसके बाद में क्या होगा, यहाँ जो ये 11 है इसका इधर पक्षांतरण हो जाएगा। तो ये 150 माइनस का पहले से था, 11 जब इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। अब क्या बच गया अपने पास में इधर n-1 गुणा -3। अब आगे देखिए ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, माइनस की हैं, एक जैसे निशान की है, तो क्या होगा जुड़ेंगी।
और इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 161। यहाँ गुणा में जो संख्या है उसको अपन जब यहाँ से हटाएंगे तो इसके बटे में आएगी, तो इधर क्या बचेगा n-1। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन यहाँ 3 का इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो कोई बात नहीं, जितना है उसको उतना ही रहने दो। तो हमारे पास में ये है 161/3 बराबर n-1। यहाँ जो -1 है उसका इधर पक्षांतरण कर दो, तो 161/3, ये जब -1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, और इसका एलसीएम लेके सरल कर लो। जब एलसीएम लेकर सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 161 प्लस, क्योंकि इसके बटे में 3 है तो 3 का 3 में भाग जाएगा, 1 आएगा, 1 को इससे गुणा कर देंगे यही आएगा। इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो 3 इससे गुणा हो जाएगा। ठीक है, बराबर n। ये हो गया 164/3। आपको पता है कि अभी भी 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो ये आगे सरल नहीं हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। धनात्मक पूर्णांक क्यों नहीं है? क्योंकि आगे ये सरल नहीं हो रहा है। n का मान होना क्या चाहिए? गिनती में काम आने वाली संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5, यही n का मान होता है। इनके अलावा नहीं होगा। n का मान क्या क्या नहीं हो सकता, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको, और इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। n का मान बटे में नहीं हो सकता, दशमलव में नहीं हो सकता, माइनस का नहीं हो सकता, क्योंकि n हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है, लेकिन ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो हम लिख सकते हैं अतः ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो n का मान संभव नहीं है, n का मान संभव नहीं है, और n का मान संभव नहीं है तो इस AP का कोई भी पद -150 नहीं है। आपको लास्ट में एक लाइन और लिखनी है, अतः इस AP का कोई भी पद -150 नहीं है। अब आपसे कोई कहे क्यों? अरे बता दिया ना हमने कि ये n का मान ही संभव नहीं है, जो n का मान हमें प्राप्त हो रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता, इस कारण इसका जवाब हो गया। तो ये आपका प्रश्न संख्या 6 था। अब देखिए, अब अपन बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में बात करेंगे। ये तो लगभग अभी तक हम एक ही टाइप के प्रश्न के बारे में बात कर रहे थे। प्रश्न संख्या जो 7 है उसकी बात अब हम करने वाले हैं, और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए इस पे से थोड़ा स्पेशल फोकस रखें। प्रश्न संख्या देखो 7 क्या है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, और 16वां पद 73 है। अब हमें इसमें समझना क्या है, देखो ये पूछा है AP का 31वां पद हमें ज्ञात करना है, तो वा पद के पहले जो भी दिया गया है वो किसका मान है? n का। लेकिन ये n का मान कब काम आएगा? जब हम 31वां पद ज्ञात करेंगे तभी ये काम में लेना है, तो अभी इसका कोई यूज नहीं होगा। अब अपने को ये समझना है कि अपने को दिया क्या गया है। देखो 11वां पद, और 11वें पद को हम क्या लिखते हैं? A11। जैसे पहले पद को A लिखते हैं, दूसरे पद को A2 लिखते हैं, तीसरे पद को A3 लिखते हैं, वैसे ही 11वां पद क्या होगा? A11, और उसका मान कितना दे रखा है? 38। ऐसे ही यहाँ देखिए 16वां पद बताया गया है। 16वें पद का मतलब ये किसका मान है? A16। जब अपन 31वां पद ज्ञात करेंगे तब इसको काम में लेंगे, लेकिन आपको पता है किसी भी श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात करना हो
31वां, 5वां, 10वां, वहाँ AN वाला फॉर्मूला लगेगा और उस AN वाले फॉर्मूले में हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, A, N और D, एंड की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? एंड का मतलब AND, 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो चलो ये तो N का मान हो जाएगा, लेकिन A और D नहीं है। तो पहले जो अपने को यहाँ दिया गया है वहाँ से अपन A और D का मान प्राप्त करेंगे। कैसे? देखो, इस A11 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस, यहाँ 11 है तो यहाँ 1 कम लिखना है, 10D लिखना है। 11 है तो 10D लिख दो, बराबर 38। इसको समीकरण नंबर 1 बना दो। इसी प्रकार देखो यहाँ A16 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं A प्लस, यहाँ 16 है तो यहाँ लिखो 15D बराबर 73। इसको समीकरण नंबर 2 बना दो। और आपको याद आ गया होगा, यहाँ हमारे पास में 2 अज्ञात राशियाँ हैं। अज्ञात का मतलब जिनका मान हमें यहाँ पता नहीं है, न तो A का मान पता है न D का है। तो A और D का मान इन दोनों समीकरणों से निकलेगा। उसके लिए क्या करना होता है? इन दोनों समीकरणों को घटाना होता है आपस में, चाहे 1 में से 2 को घटाओ, चाहे 2 में से 1 को घटाओ। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं समीकरण नंबर 2 में बड़ी संख्या है, समीकरण नंबर 1 में छोटी संख्या है, तो 2 में से 1 घटाओगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो समीकरण नंबर 2 माइनस से समीकरण नंबर 1, इसका मतलब यह है कि समीकरण नंबर 2 में से हम घटा रहे हैं किसको? समीकरण नंबर 1 को। तो पहले समीकरण नंबर 2 बोल रहे हैं तो ये लिखो A प्लस 15D बराबर 73। इसके नीचे ये लिख दो A प्लस 10D बराबर 38। आपको पता है कि जब भी हम घटाते हैं तो क्या होता है? चिन्ह बदलेगा। चिन्ह बदलेगा तो ये माइनस होगा और ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो ये A प्लस है लेकिन ये A है वो माइनस का हो गया तो ये कट जाएगा। ये संख्या प्लस की है, ये जो 10D है वो था तो प्लस का, लेकिन अब ये प्लस का नहीं रहा क्योंकि हमने चिन्ह बदल दिया है, तो अब ये माइनस का हो जाएगा। एक संख्या प्लस की, एक माइनस की, तो आपको पता है घटेगा। 15D में से 10D घटा देंगे। 15D में से 10D घटाने का मतलब 10D कम कर दो। तो 15D में से 10D कम करेंगे, घटाएंगे तो 5D बचेगा। इधर 73 प्लस का है, ये माइनस का है, तो 73 में से 38 घटेगा तो प्लस का 35 बचेगा। यहाँ से D का मान निकालोगे तो यहाँ गुणा में जो 5 है वो बटे में जाएगा और यहाँ से हमें D का मान पता चलेगा कितना, 5 का भाग 35 में जाएगा तो 7। ये आपका D का मान आ गया। अब क्या करना है? A का मान और निकलेगा क्योंकि यहाँ पर 2 राशियाँ आ रही थी अज्ञात, A और D। तो D तो आ गया, अब A और पता करो। उसके लिए क्या करना होगा? D का मान या तो आपको समीकरण नंबर 1 में रखना होगा या समीकरण नंबर 2 में। तो लिखो D का मान समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करो, A प्लस 10 गुणा D इसके साथ गुणा है और D का मान कितना आ गया? 7। तो यहाँ लिखो 10 गुणा 7 बराबर 38। A प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो गया 70 बराबर 38। हमें तो मान किसका निकालना है? A का। तो ये 70 है, इसका उधर पक्षांतरण कर दो 38 की तरफ। पहले 38 लिखो फिर इसका पक्षांतरण करो। तो इसमें 38 में से जब 70 घटाएगा तो माइनस का 32 बचेगा। अब माइनस क्यों बच रहा है ध्यान रखना, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है, या तो ऐसे समझ लो, या आपको पता है घटाने के बाद प्लस भी बच सकता है, माइनस भी बच सकता है, उसका पता चलेगा बड़ी संख्या से। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस बचता है। तो ये आपका A का मान हो गया। A का मान हो गया कितना? 32। और अब देखो बिना किसी सूत्र के 31वें पद को तुम क्या बोलते हो ये बताओ। 31वें पद को हम क्या बोलते हैं भाई? 31वें पद को हम बोलते हैं A31। ये हम ज्ञात करना चाहते हैं। यहाँ कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। A31 को हम लिख सकते हैं A प्लस 30D लिख सकते हैं ना। जैसे हमने A11 को क्या लिखा था? A प्लस, यहाँ 11 था तो एक कम लिख दिया यहाँ 10D। यहाँ जब 16 था तो हमने यहाँ 15D। जब यहाँ 31 है तो यहाँ कितना आ जाएगा? 30D। अब देखो A का मान और D का मान चाहिए। A का मान ये रहा, D का मान ये रहा, है ना, A और D का मान। तो इन दोनों का मान यहाँ रखो। A का मान है -32 प्लस 30 गुणा D का मान है 7। तो ये -32 प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो गया 210
कितना हो गया 210। अब अपन इसको और घटाएंगे तो हमारे पास में इसका उत्तर आ जाएगा 178। कितना उत्तर आएगा भाई 178। ये संख्या प्लस की है, ये माइनस की है, तो इसमें से ये घट जाएगा, घटा लोगे। तो इस टाइप से हमारे पास में इसका उत्तर आ गया। तो हमसे पूछा था 31वां पद, तो ये हो गया आपका 31वां पद। बड़ा आसान काम है। और अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। एक बार फिर बता दूं कि जो हमें ज्ञात करना है ये काम हमें लास्ट में करना है, तो इसकी चिंता मत करो। पहले ये देखो कि आपको दिया क्या गया है। 11वां पद दिया था 38, 16वां पद 73। तो इन दोनों को हल करके हमें क्या प्राप्त करना है। यहाँ दो चीज़ यहाँ रही, ए और डी। तो इन दोनों को जब अपन समीकरणों को हल करेंगे ना, एक में से दो या दो में से एक को घटाओगे तो हमें किसका मान मिलेगा, ए और डी दोनों का। और उसके बाद में समझो कि आपसे क्या पूछा है 31वां पद, तो माइंड में लेके आओ कि भाई 31वें पद को तुम लिखते क्या हो, ए 31, और ये ए 31 है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 30D। ठीक है ना। ए का मान लिखो यहाँ से देख करके, डी का मान लिखो, और जैसे भी सरल होता है उसको सरल करो। इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 7 को समझ पाए। इसमें आप देख रहे हैं कि समांतर श्रेणी बिल्कुल समांतर ही होती जा रही है। इसको लगने लगा कि अब तेरा पीछा छोड़ने वाले हैं नहीं, इसलिए बड़ी आसान हो गई है, और अब समांतर श्रेणी को हम आराम से समझ पा रहे हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या, जैसे मैं 8 की बात करूं, प्रश्न संख्या 8 क्या है, एक एपी में 50 पद है। एक एपी में 50 पद है। ठीक है। जिसका तीसरा पद 12, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। एक मिनट, थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से समझना। ये जो प्रश्न है कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। एक एपी में 50 पद है, तो यहाँ तक क्या समझ में आया कि आपकी जो समांतर श्रेणी है उसमें टोटल पदों की संख्या 50 है, और पदों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, एन। आपको पता होगा, शुरुआत में मैंने बताया था, ए का मतलब प्रथम पद, डी का मतलब सार्वंतर, एन का मतलब पदों की संख्या। तो यहाँ तक आप समझ गए कि एपी में 50 पद हैं, तो पदों की संख्या हो गई 50। तो ये किसका मान है, ये एन का मान है। किसका मान है भाई, एन का मान है। चलो इसके बाद देखो यहाँ तीसरा पद, तीसरे पद का मतलब A3, A3 का मान दे रखा है 12। आगे बोल रहा है अंतिम पद, तो इसमें देखो अंतिम पद का मतलब होता है AN, AN का मान है 106। लेकिन आपको पता है कि यहाँ n की जगह अपने को कितना बता रखा है, 50 बताया गया है ना ऊपर, इसलिए यहाँ n की जगह हम बोलेंगे 50। तो आपका अंतिम पद कौन सा हो जाएगा, A50, 50वां पद। एक बार यहाँ तक की बात समझ लो, फिर तो आगे जो ये पूछा गया ना 29वां पद, इसकी चिंता मत करो। 29वां पद का मतलब A29, ये आपको ज्ञात करना है। 29वें पद का मतलब है ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल पद 50 है, इसका मतलब पदों की संख्या 50, पदों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, n। तीसरे पद का मतलब A3, A3 का मान 12। अंतिम पद को हम AN बोलते हैं, जिसका मान 106 दे रखा है, लेकिन n जो है वो इसने दे दिया यहाँ, इसलिए दिया था ताकि कहीं पे भी आप ये समझ लो कि n की जगह कितना काम में लेना है। तो n की जगह अपने को ये 50 काम में लेना है, इसलिए n की जगह मैं 50 लिखूंगा। अब देखो
इस A3 को हम क्या लिख सकते हैं, इस A3 को, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। यहाँ 3 है तो हमें 2D लिखना है, ये 12 है। इसको आप बनाओ समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार A50 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस, यहाँ 50 है तो यहाँ हमें लिखना 49D, एक कम लिखना है, बराबर 106। इसको बना दो समीकरण नंबर 2। अब अपने को यहाँ ज़्यादा माइंड नहीं लगाना, समीकरण नंबर 1 और 2 को देखना है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि इन दोनों समीकरणों में A और D अज्ञात है, यही अपने को ज्ञात करना है, फिर सब काम हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटा दो। यदि कोई 1 में से 2 को घटाना चाहे तो भी हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1, पहले मैं 2 को लिख देता हूँ। 2 को पहले क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बड़ी संख्या है, और समीकरण नंबर 1 को नीचे लिख रहा हूँ, इसमें छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाने में आसानी रहती है। घटाते हैं तो क्या करना होगा, चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ A प्लस का है, A माइनस का कट गया। 49D तो है प्लस के, ये जो 2D प्लस के थे वो अब किसके हो गए, माइनस के। अब ये प्लस के नहीं माने जाएंगे, माइनस, क्योंकि हमने चिन्ह बदल दिया है। तो 49D में से ये 2D घटेगा, 49D में से 2D घटाएंगे तो 47D बचेगा। इसी प्रकार ये प्लस है और ये किसका हो गया, माइनस। तो 106 में से 12 घटेगा तो ये हो जाएगा 94। और देखो आगे बढ़ाते हैं, जैसे ही हम D का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो ये जो गुणा में 47 आ रहा है वो इसके बटे में जाएगा, 94 के बटे में 47 लिखा जाएगा। और आपको पता होगा 47 को 2 बार गुणा करते हैं तो 94 आता है, इसका मतलब 47 का 94 में 2 बार भाग जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में D का मान कितना मिल गया, हमें D का मान मिल गया 2। लेकिन हमें यहाँ कितनी अज्ञात राशियाँ थी हमारे पास में, 2, एक तो D और एक A। तो अभी तो D का मान निकला है, A का मान और निकालना है। तो हम क्या करेंगे, D का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे और वहाँ से A का मान मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 ये है। A का तो मान हम निकालना चाहते हैं, 2 गुणा D का मान 2 है तो यहाँ D की जगह 2 लिख दो, ये दोनों गुणा है भाई, बराबर 12। A प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे, ये हो गया 4, बराबर में 12 है ही। इस 4 को इधर भेजेंगे तो A बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 है ना। तो ये A का मान 8 आ गया। अब 29वें पद को तुम 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हो। कैसे, देखो A और D आपके पास में है और मैंने आपको बताया था कि वा पद का मतलब क्या होता है, उसके पहले जो संख्या है वो n का मान होता है। अब आप कहेंगे सर n का मान तो पहले भी तो दिया था। अरे भाई ये n का मान इसलिए दिया था ताकि इस an को तुम A50 समझ सको, बस इसका काम इतना ही था। तो A का मान आपके पास में है, D का है, और यहाँ एक बार फिर से n का मान पता चल गया 29वां पद ज्ञात करने के लिए। तो हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा, an वाला, an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो वो जो फॉर्मूला है उससे भी इसका उत्तर निकल सकता है। और एक सीधा तरीका मैंने बता रखा है कि 29वें पद का मतलब होता है A29। तो A29 को तुम क्या लिख सकते हो, A प्लस, यहाँ 29 है तो यहाँ लिखेंगे 28D। अब देखो A का मान 8 प्लस 28 गुणा D का मान कितना है, 2। तो ये 8 प्लस, पहले ये गुणा होगा तो ये हो गया 56। तो यहाँ से आपको पता चल गया है कि A29 का मान कितना आ गया, 64। A29 का मान 64 आ गया। A29 का मतलब आपका 29वां पद ज्ञात हो गया है। इस प्रश्न को अच्छे से समझे, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला था, हालांकि हमने इसको अच्छे से समझा दिया आपको कि इस 50 पद का मतलब है ये n है, और ये n कहाँ का हमारा है, यहाँ। तीसरे पद को तो A3 लिख दिया था हमने, अंतिम पद को हमने AN लिखा। तो यहाँ जो n है, इस n की जगह अपने को ये 50 काम में लेना है। तो इस n को तो हमने यहाँ काम में ले लिया, इस n का काम हो गया। समीकरण नंबर 1 और 2 को सरल करके यहाँ से A और D का मान निकाल लो। समीकरण नंबर 1 और 2 को सरल करके जैसे ही आपने A और D का मान निकाला, अब समझो कि आपको किसका मान पूछा गया है,
29वां पद का मतलब A29, ये रहा A29, और A29 को आप ऐसे लिख सकते हो, है ना, A का मान ये रहा और D का मान ये रहा, और इसको हल कर दो, ये आपका फाइनल रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।